जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिग्री विद बासम पर। और आइए हम आगे की जो हमारी श्रृंखला चल रही है प्राचीन भारत के इतिहास की, जिसमें हमने चर्चा किया था प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बातचीत की थी। और उसका जो विस्तार कहाँ तक है, किस प्रकार से हमने देखा था कि उसका जो चौहद्दी कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलती है, उसका सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है, उसके बारे में बातचीत कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो चारों डायरेक्ट सीमाएं हैं, जैसे उत्तर में मांदा एक स्थान है जो आपको जम्मू कश्मीर में पड़ता है हिंडन नदी के पास। दक्षिण में की अगर बात करें तो दूसरा स्थान दाइमाबाद गोदावरी नदी के पास महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्व में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और पश्चिम की बात करें तो सुत्ता गेडोर जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है, और इसके पास जो नदी है वो दास नदी। तो इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर ली थी। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कितना है अगर बात करें तो इसका जो विस्तार क्षेत्र की बात कीजिए कल हमने की थी, जिसमें हमने देखा था कि लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो अब तक का विस्तार क्षेत्र का लगभग आंकड़ों के आधार पर बताया गया है। और कई किताबों में अगर आप देखेंगे तो मूलतः जो विस्तार क्षेत्र था वो कितना था, वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर का देखने को हमको मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे किसी किताब में 20 लाख किलोमीटर या कहीं पर अगर आपका 12,99,600 किलोमीटर लगभग बात करें तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर भी देखने को मिलता है मूलतः जो वो विस्तार क्षेत्र था। और नवीन जो आंकड़े देखने को मिलते हैं, नवीन जो हमें पुरास्थल देखने को मिलते हैं, उनके आधार पर इस सभ्यता का विस्तार लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। इस सभी चीजों के बारे में बात कर ली थी। थोड़ा सा बेसिक जान लिया था कि हम इस सभ्यता को पढ़ने का प्रयास किस आधार पर करेंगे। तो एक प्रकार से ये कैसी सभ्यता है, ये आदि ऐतिहासिक सभ्यता है। तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता का मतलब हो जाएगा कि यानी इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसे पढ़ा नहीं जा सका है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस प्रकार की सभ्यता हमारी जो है ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है। तो इसके बारे में हम जो भी बातचीत करेंगे, जो भी तथ्य पर आधारित बातचीत होगी, वो एक प्रकार से किस प्रकार से होगी, मतलब काल्पनिक तौर पर कि हाँ हम वस्तुओं को देखेंगे, वहां से प्राप्त जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनको देखेंगे और उन्हीं के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि हाँ यहाँ की संस्कृति ऐसी रही होगी, लोग ऐसे रहे होंगे, व्यापार कैसा रहा होगा, ग्रामीण सभ्यता रही है या नगरीय सभ्यता रही है। तो वो सारी चीजें जो इसमें बात की जाए, ये जितनी भी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, ये सब हम उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर बताते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा रहा होगा। चूंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो ठोस प्रमाण के तौर पर यहाँ पर सारी चीजें वैसे नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही रहा होगा, क्योंकि तो आगे क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देख लिया था यहाँ तक। आज हम आगे बात करेंगे, इसे काल से संबंधित बात करेंगे, इसका कालानुक्रम क्या रहा है। नामकरण हमने देख लिया था, अलग अलग नाम थे जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, इन सभी चीजों के बारे में देख लिया था अलग अलग। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो इसकी क्लास जो है पार्ट 1 इसी यूट्यूब चैनल पर आपका प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो कालानुक्रम की अगर बात करें तो अलग अलग विद्वानों में के द्वारा अलग अलग कालानुक्रम दिया गया है। इस अगर बात करें तो सर जॉन मार्शल की बात करें, सर जॉन मार्शल किसकी बात करें, सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल की बात करें तो सर जॉन मार्शल के अनुसार जो जिनके निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा या जिनके नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की गई, तो इन्होंने कालक्रम जो बताया है वो 3250 से लेकर के 1750 के आसपास से बताया है। वो 3250 से लेकर के 3250 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका बताया है। फिर अगर बात करें कालक्रम की तो सॉरी ये 3250 से 1750 नहीं, ये 2750 माइंड से निकल गया। कार्बन 14 पद्धति में अगर बात करेंगे तो वहां पर आपको 1750 मिलेगा। 3250 से लेकर के 2750 इसमें देखने को मिलता है, 2750। फिर अगर बात करते हैं हम क्या देखने को मिलता है अलग अलग, जैसे मार्टिन व्हीलर की बात करते हैं तो मार्टिन व्हीलर ने इसका जो कालक्रम बताया है वो आपका देखने को कब से कब तक मिलेगा, वो 2500 से लेकर के 1500 ईस्वी तक की बात करते हैं। वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के मार्टिन व्हीलर
मैं व्हीलर ही लिख देता हूँ, एक सेकंड। मार्टिन व्हीलर। तो मार्टिन व्हीलर की बात करें तो 25 ईसा पूर्व से लेकर के इन्होंने 1500 ईसा पूर्व का कालक्रम बताया है। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो ये कालक्रम आपको अलग अलग किताबों में देखें तो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो जो हमारा ऑथेंटिक कालानुक्रम अगर जो माना गया है, वो अगर हम बात करें तो हमारा ऑथेंटिक C14 पद्धति के आधार पर जो कालक्रम डिसाइड किया गया है उसे मानते हैं। इसका जो कालानुक्रम है वो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। आप अगर कई किताबों में पढ़ेंगे तो हो सकता है किसी किताब में यहाँ पर 2300 से लेकर के 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक देखने को मिलेगा। तो कालानुक्रम को लेकर के विशेष करके कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट नहीं, बस लगभग आपको ध्यान रखना है कि जो C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति है, तो उसके आधार पर कई किताब जो लिखती हैं वो 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी तक, कई किताबें लिखती हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 25 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो 1750 ईसा पूर्व तक। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग कालानुक्रम आपको देखने को मिल सकता है। तो इतना इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस कालक्रम को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हम कुछ और लगाएंगे, क्वेश्चन कुछ और कहेगा, तो हम अपना मत साबित करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने ऐसा लिखा, एग्जामिनर अलग अपना मत साबित करने को, तो वहां पे विवाद की स्थिति होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी नहीं बनाए जाते हैं कि जहां पर किसी ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो कालक्रम का काल के संबंधित जिसका कोई एकदम फिक्स निर्धारित नहीं है। कि हाँ, जैसे कि 1857 की घटना की बात कर रहे हैं हम आधुनिक भारत में, कि हाँ इसकी शुरुआत 10 हाँ उसकी बात करें अगर, या हम बक्सर के युद्ध की बात करें कि 22 अक्टूबर 1765 में जो बक्सर का 64 में जो बक्सर का युद्ध होता है, 65 में तो इलाहाबाद की संधि होती है, तो उसकी बात करें तो ऐसी चीजें यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाई हैं कि इसका कालानुक्रम क्या है। तो उसी आधार पर हमको मेन पॉइंट ये देखना है, इससे संबंधित और भी चीजें। तो आगे आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कालानुक्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता के कालानुक्रम के बारे में स्पष्ट एवं प्रमाणिक जानकारी का अभाव है। यानी अभी तक भी इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। क्योंकि पहली बात तो ये कि लिखित साक्ष्य जो मिले उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, और ज्यादातर पुरातात्विक साक्ष्य सांकेतिक तौर पर ही हम इसका इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला, सिंधु घाटी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है। दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों से के लंबवत उत्खनन में समस्या के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है जिसके आधार पर इस सभ्यता के सही कालक्रम को ज्ञात किया जा सके। तो यानी अगर लंबवत खुदाई के आधार पर बात करें तो ऐसा कोई भी स्थलों से लंबवत खुदाई में समस्या के कारण अभी तक कोई ऐसा सुस्पष्ट जो प्रमाण या साक्ष्य नहीं उपलब्ध हो पाया है कि जिसके आधार पर हम यह डिसाइड कर पाए कि यहाँ पर कालक्रम एग्जैक्टली इतना ही था। आगे देखते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, हालांकि खुदाई के दौरान प्राप्त अवशेषों के माध्यम से रेडियो कार्बन विधि द्वारा इस सभ्यता के काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। रेडियो कार्बन विधि का मतलब C14 कार्बन 14 विधि जिसे कहा जाता है, इसके माध्यम से इसको एक तरीके से काल को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। ये चीज हमको देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में। किंतु इसमें भी एक प्रमुख समस्या यह है कि प्राप्त स्थलों का अभी तक पूर्णतः उत्खनन या खुदाई उसकी नहीं हुई। तो ये भी चीजें नजर आती हैं। इस प्रसंग में लंबवत खुदाई का करना एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। क्षैतिज उत्खनन इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वर्तमान में वहां पर मानवीय बस्तियां मौजूद हैं। चूंकि अगर बात करें क्षैतिज उत्खनन की बात करेंगे तो वहां पर मानव बस्तियां उपलब्ध हैं। अब अगर जो मानव बस्तियां हैं तो उनको हटाना पड़ेगा, हटाने में सरकार के लिए समस्या हो सकती है, और वहां पे बस्तियों को आके हो सकता है जो वहां पर लोग रह रहे हो उनको पता ही ना हो कि हमारे नीचे कोई एक सभ्यता है। हो सकता है उसके नीचे कोई मकान हो, कोई कुआं हो, विभिन्न प्रकार के आभूषण या समाधान के साक्ष्य भी हो।
मतलब कब्र वगैरह। अब यही चीजें होती हैं कि जब वो हो सकता अपने घर की खुदाई करेंगे, नया घर बनवाएंगे, या अगर अंडरग्राउंड कुछ उस तरीके से बनवाना है, यहाँ कोई बिल्डिंग बन रही है, तो अब वहां पर अगर खुदाई हुई, तो जब वहां से कुछ कंकाल के, खोपड़ी के साक्ष, या किसी भी प्रकार के धातु के साक्ष, या किसी भी प्रकार की वस्तुओं के साक्ष्य वहां पर मिलेंगे, तब उसके बारे में बातचीत करेंगे कि हाँ, यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता या कोई ना कोई प्राचीन इतिहास यहाँ से जुड़ा रहा है। तो मानव बस्तियां होने के कारण अब वो उस तरीके से क्षैतिज उत्खनन एक तरीके से संभव नहीं हो सकता है इतना, क्योंकि वहां पर बस्तियां हुई हैं, फिर काफी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो इसलिए लंबवत उत्खनन के आधार पर भी जितना गहराई में हमको चीजें मिलती जाती हैं, उसी आधार पर हम डिसाइड कर देते हैं कि हाँ, ये जितना गहराई पे मिल रहा है उसके आधार पर, चूंकि हमारा कार्बन 14 पद्धति का जो विशेष करके इसमें माना गया है कि इसी आधार पर इसका कालक्रम निर्धारित है। आगे बात करते हैं। इसीलिए अभी तक जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इस सभ्यता की कालावधि को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया। यानी जो भी साक्ष्य आपको उपलब्ध हो पाए हैं, हमें उपलब्ध हो पाए हैं, उसी आधार पर हम बताते हैं कि हाँ, यहाँ पर इस प्रकार का कालक्रम रहा है, इस काल से लेकर इस काल तक की ये सभ्यता रही है। किंतु यह स्पष्ट है कि यह अवशेष अभी भी अंतिम नहीं है, नीचे और खुदाई होनी बाकी है। अब अगर और खुदाई होगी तो और गहरे साक्ष्य देखने को मिलेंगे, जब और गहरे साक्ष्य देखने को मिलेंगे तो और ज्यादा उसमें कालक्रम में विभिन्नता देखने को मिल सकती है, विविधता देखने को मिल सकती है। संभवतः भविष्य में इस प्रसंग में और अधिक स्पष्टता आ सकती है, यानी और क्लियरिटी हो पाएगी कि इसका एक्चुअली कालक्रम क्या था। तो ये सारी चीजें हमको यहाँ पर मिल सकती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर आद ऐतिहासिक लिखा हुआ है, तो क्यों आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध होता है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। जैसे मैंने कल बताया था कि एक धौलावीरा से साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है, 10 अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। अब उसमें क्या लिखा हुआ उसको आज तक नहीं पढ़ा जा सका। अब अगर उसको पढ़ा ही नहीं जा सका तो हम कैसे बता सकते हैं कि उस साइन बोर्ड में क्या लिखा? हो सकता है उस समय जो शासक रहा हो, अशोक सम्राट के तरीके से उसमें कुछ राजादेश लिखे हों, कुछ राज्य के कल्याण की चीजें लिखी हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ धौलावीरा की अगर बात कर रहे हैं तो गुजरात की बात कर रहे हैं, तो वहां से हो सकता है कोई जलाशय वगैरह रहा, उससे संबंधित कुछ शिलालेख उस पर लिखा हुआ हो। लेकिन अभी तक अगर उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता तो हम डिसाइड क्लियरली ये नहीं कर सकते कि एक्चुअली उसमें लिखा क्या था। तो वही सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। इसी आधार पर हम इसको आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल के संदर्भ में इसको जानते हैं। आदि ऐतिहासिक काल से तात्पर्य कि इस सभ्यता के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, किंतु अभी उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग 2350 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर अगर बात करते हैं तो इसका जो समय माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। तो ये हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कुछ हड़प्पन सभ्यता, मतलब अलग अलग सभ्यताएं हैं। तो हमारी जो सभ्यता देखने को मिलती है, ये देख पा रहे हैं कि ये जो सभ्यता नजर आ रही है, ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता इस आकार में, शेप में नजर आती है। तो इसका इस पॉइंट से हमने कल देखा था, यहाँ से यहाँ, यहाँ से मिलाते हैं तो एक प्रकार से ये कैसा देखने को मिलता है। ये एक प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति हमको देखने को मिलती है। यहाँ इजिप्ट की सभ्यता देखने को मिलती है, या नील नदी की सभ्यता की बात करते हैं, जहां पर नील नदी के आसपास का क्षेत्र मिलता है, तो नील नदी की सभ्यता। और अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता की देखने को मिलती है। यहाँ अगर बात करें तो चीन की सभ्यता देखने को मिलती है, हुआंगहो नदी के पास आपको चीन की सभ्यता भी देखने को मिलती है। ये चीज हम इस मैप के थ्रू आगे भी देख लेंगे। तो आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। कल ही हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो विस्तार की अगर बात करें तो इसका जो विस्तार है वो आपका अफगानिस्तान तक भी देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश से लेकर के
जो आपका आलमगीरपुर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के पास, तो वहां से लेकर के जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है सिक्का गेडोर वहां तक देखने को मिलता है। उत्तर में मादा से लेकर के दक्षिण में दाइमाबाद तक देखने को मिलता है। तो इसका विस्तार काफी विस्तृत है। अब विस्तार में अगर बात करें, जब बलूचिस्तान तक जा रहा है तो चूंकि पाकिस्तान बीच में आएगा, तो काफी ज्यादा स्थल पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे और एक दो स्थल जो बलूचिस्तान के मिले हैं। तो यानी देखते हैं पाकिस्तान में भी स्थल देखने को मिलते हैं। भारत का जो एक प्रकार से कह सकते हैं पश्चिमी भारत क्षेत्र में भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जिसमें गुजरात हो गया, राज्य हो गया हमारा, बात करें तो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर भी हो गया। तो इस प्रकार से जो राज्य हैं पश्चिमी भारत की बात करें तो उस क्षेत्र से भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान से भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो वही सारी चीजें, इसका विस्तार की बात की गई है कि अफगानिस्तान से कौन से स्थल देखने को मिले हैं। तो अफगानिस्तान से दो स्थल देखने को मिले हैं, वो कौन से हैं? एक है मुंडी काक और दूसरा है सोतोगई। एक है मुंडी काक और दूसरा है सोतोगई, ध्यान रखेंगे, एक मुंडी काक और दूसरा है सोतोगई। ये शब्द अलग अलग किताबों में अलग अलग या कहीं पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रखेंगे दो ही शब्द आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे, एक मुंडी काक, दूसरा सोतोगई। ये कहाँ से मिला हो? ये हमारा अफगानिस्तान क्षेत्र से इसका विस्तार देखने को मिलता है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में लगभग 500 स्थलों के आसपास जो जानकारी हमको प्राप्त होती है कि पाकिस्तान क्षेत्र में लगभग 500 स्थल हैं, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त होते हैं। अगर भारत के संदर्भ की बात करते हैं तो भारत में हमको क्या देखने को मिलता है कि भारत में लगभग 1000 के आसपास के स्थल जो देखने को मिलते हैं वो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। लगभग कितने? 1000 स्थल भारत में देखने को मिलते हैं। तो ये हमको चीजें दिखाई देती हैं। तो जैसे कि ये आप इमेज देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसे ये इंडस वैली, इंडस रिवर जा रही है, सिंधु नदी जा रही है, यहाँ से ये बहती हुई जा रही है। और भी विभिन्न प्रकार की नदियां यहाँ पर देखने को मिलेगी। सिंधु नदी जा रही है। यहाँ पर एक स्थान देखेंगे हड़प्पा। चूंकि ये हड़प्पा देखेंगे तो ये जो बॉर्डर लाइन देख पाते हैं आप, बॉर्डर लाइन बना देता हूँ, यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन देख रहे हैं ये एक तरीके से, तो ये हमारा भारत का हिस्सा है। ये एक तरीके से ये जो नजर इधर वाला हिस्सा, जो ये ग्रीन कलर वाला नजर हिस्सा है, ये इंडिया का हिस्सा है। इधर की बात करें तो ये हमारा जो नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा जो नजर आ रहा है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नजर आ रहा है। जिसे आप यहाँ पर देखेंगे तो पाकिस्तान लिखा गया। तो यहाँ पर एक स्थान आपको हड़प्पा देखने को मिल रहा है, मोहनजोदाड़ो देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के इस तरीके के साक्ष्य देखने को मिलेंगे हड़प्पा के आसपास, मोहनजोदाड़ो के आसपास, चन्हूदड़ो, कोट दीजी, बालाकोट, इस तरीके के यहाँ पर भी स्थान देखने को आपको सब देखने को मिलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में अलग अलग प्रांतों से अलग अलग प्रकार के स्थान देखने को मिलेंगे। जैसे बलूचिस्तान की बात की जाए तो बलूचिस्तान से आपको कौन सा देखने को मिलेगा? बलूचिस्तान से और जैसे चन्हौजड़ो मैंने बताया, बालाकोट और इस प्रकार के साक्ष्य देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान से हड़प्पा की बात करते, ये मतलब प्रांत हैं। अगर एक बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान में, और दूसरा है सिंध प्रांत, और तीसरा है पंजाब प्रांत। तो पंजाब प्रांत तो विशेष तौर पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे भारत में पंजाब है उसी तरीके से पाकिस्तान में भी पंजाब है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे लिए वो एक तरीके से पश्चिमी पंजाब हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो पूर्व साइड तो पड़ेगा नहीं, वो हमारे लिए पश्चिम साइड में पड़ेगा, तो हमारा लिए वो पश्चिमी पंजाब हो जाएगा। तो एक जो भारत का जो विभाजन हुआ तो उसमें दो तरीके के पंजाब का निर्माण हो गया, एक पूर्वी पंजाब, एक पश्चिमी पंजाब। एक हमारा भारत की ओर पड़ता है, दूसरा उधर पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहली तो बात की जाए कि पंजाब प्रांत में ही जो हड़प्पा स्थल खोजा गया वो महत्वपूर्ण है। तो अलग अलग सिंध 3 प्रांत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बलूचिस्तान प्रांत देखने को मिलेगा, सिंध प्रांत देखने को मिलेगा, और तीसरा हमारा पंजाब प्रांत देखने को मिलेगा। तो इन सभी स्थलों से कौन कौन से स्थल प्राप्त होते हैं, हम इन सभी स्थलों के बारे में बात करेंगे। फिर अगर बात की जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको अलग अलग स्थान देखने को मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में बात ही की हमने, फिर आगे तो डिस्कस करेंगे ही, जो थोड़ा सा और ज्यादा बातचीत करेंगे। पंजाब की बात कर रहे हैं तो जैसे रूपनगर या रोपड़ की बात करते हैं, वो स्थान देखने को मिलेगा। हरियाणा से अलग अलग प्रकार के स्थान देखने को मिलेंगे, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा तो राजस्थान में, बनवाली की बात करते हैं, कौन सा स्थान देखने को मिलेगा? बनवाली,
तो हरियाणा से स्थान देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से हमको जैसे हमने कई स्थान इसके बारे में देखा था। गुजरात की बात की जाए तो जैसे महत्वपूर्ण स्थान इसका कौन सा है, लोथल देखने को मिलेगा, जो एक प्रकार से बंदरगाह होता है, लोथल देखने को मिलेगा, धौलावीरा देखने को मिलेगा। तो ये सारे स्थान, राजस्थान से विभिन्न प्रकार के स्थान देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र से अगर बात करते हैं तो ये भारत के जो स्थल होंगे, इन भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों में भी अलग अलग जगहों से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त होते हैं। तो हम सबके बारे में एक एक के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे कि मैप में आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका विस्तार क्षेत्र भी देखने को मिल रहा है। बालाकोट, इधर के पाकिस्तान की अगर बात करें, बालाकोट, आमरी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और बहुत सारे इस तरह के ये स्थल ही नजर आ रहे हैं आपको, जो महत्वपूर्ण स्थल हमारे लिए होंगे, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनसे प्रश्न की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो हम उन्हीं को बात करेंगे। जैसे पंजाब में यहाँ पर रोपड़ दिख रहा है, तो ये पंजाब की बात कर रहा है, जो हमारे क्षेत्र में आता है पंजाब, उसकी बात करें। कालीबंगा की बात करते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। और राखीगढ़ी की बात करते हैं, ये देखिए यहाँ राखीगढ़ी हुआ। तो अलग अलग इस तरीके के स्थान आपको धौलावीरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है हमको। अ, आप ये गुजरात वाला क्षेत्र देख पाएंगे। तो इसी तरीके के अलग अलग महत्वपूर्ण जो स्थल हैं, उन्हीं के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के हम महत्वपूर्ण स्थलों में ही बातचीत करेंगे। जैसे कि प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो 7 नगरीय स्थल देखने को मिलते हैं और अन्य प्रमुख स्थलों की भी बात यहाँ पर आती है। तो प्रमुख नगरों में अगर हम बात करें जिनसे क्वेश्चन आते हैं और जिनसे क्वेश्चन आने की लगभग फुल पॉसिबिलिटीज रहती है, अगर आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाना है तब अगर बात करते हैं, तो जैसे हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये पहला खोजा गया स्थल था और इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी भी बोलते हैं। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई, किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए, और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो की जो स्थिति बताई गई है, वहां की उस समय की तत्कालीन जो समकालीन स्थिति थी, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। लोथल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उस पर बातचीत होगी। धौलावीरा के बारे में देखेंगे, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और बनवाली। तो ये सारे जो हमारे 7 नगरीय स्थल देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। आगे बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की बात करता है। तो ये आपका इतना एरिया, ये फिर वही दिखा रहा है कि इतना एरिया हमारा ये भारत का, जैसे मैंने अभी बताया था कि भारत का कौन सा हिस्सा देखने को मिलेगा, तो भारत का हमारा एक तरीके से कौन सा हिस्सा देखने को मिल रहा है, पश्चिमी। और पश्चिमी में भी अगर बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम भारत की बात कर सकते हैं हम, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर उत्तर में यहाँ तक हिमालय तक भी हमको कुछ मतलब हिमालय नहीं, सॉरी, मतलब जम्मू कश्मीर तक की बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर तक के भी अगर साक्ष्य देखने को मिले हैं तो उत्तर पश्चिम की बात करते हैं, पश्चिमी क्षेत्र में सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, वहां पे स्टार्टिंग हमको हो गई है। यहाँ पर आपके इस मैप में अलग अलग स्थान दिए गए हैं उसी तरीके से। जैसे इस मैप के थ्रू अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे ये जो भारत का हिस्सा नजर आ रहा है, अगर मैं थोड़ा सा बना दूं इस तरीके से, ये भारत का हिस्सा, ये हमारा भारत का हिस्सा। तो पहले ही ऊपर देखे तो मांदा लिखा हुआ है, अखनूर, फिर ये रूपनगर, जिसको रोपड़ भी कहते हैं, रूप पंजाब में पड़ेगा आपका। कालीबंगा, यहाँ पर ये देखिए, ये कालीबंगा लिखा यहाँ, लेकिन ये रिलेटेड कहाँ से है, यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आलमगीरपुर ये हमारा उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी, ठीक है, बनवाली, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। हरियाणा में बात करेंगे तो वो देखने को। आगे इधर की अगर बात करें तो देसलपुर एक स्थान है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर मौजूद थी, गुजरात में आपका देसलपुर मौजूद है। और धौलावीरा की बात करते हैं, सुरकोटदा की बात करें या रोजदी की बात करें, लोथल की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोथल है, रंगपुर है और भगत राव है। ये इस अलग अलग इस तरीके के स्थान हमारे भारत के क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। फिर मोहनजोदाड़ो और चन्हूदड़ो,
इस तरह के देखने को स्थल यहाँ पर हमको पाकिस्तान के क्षेत्र से भी देखने को मिलेंगे। तो हम एक-एक स्थल के बारे में बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं, मैप में आपको तो 2 बातें दिए गए। प्रमुख 7 नगरीय स्थलों की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे जो प्रमुख 7 नगर मिले हैं, उनकी क्या-क्या विशेषताएँ हमको देखने को मिलती हैं। कुछ सामान्य विशेषताओं में सभी नगर 2 भागों में विभाजित होते थे। तो एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि जो प्रमुख 7 नगर हैं, वो सभी के सभी नगर कितने भागों में विभाजित होते थे? वो 2 भागों में विभाजित होते थे। पश्चिमी को दुर्ग टीला कहते थे, जो पश्चिम साइड में पड़ता था, यानी इधर साइड में अगर बात करें, और पूरब साइड का हिस्सा मतलब ये, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन की बात करें तो ये हमारा पूरब होगा और इधर हमारा पश्चिम होगा। तो पूरब की बात करें तो ये पूर्वी। तो पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते थे, जबकि पूर्वी भाग को नगर। तो ये क्या हो जाएगा? ये नगर हो जाएगा और इसे दुर्ग कहेंगे, दुर्ग टीला। टीला, दुर्ग, दुर्ग टीला इसे कहा जाएगा। तो ये क्या था? पश्चिमी भाग जो था, और पूर्वी भाग को क्या कहा जाता था? नगर कहा जाता था। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था, जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग तथा सामान्य जनता रहती थी। यहाँ की अगर बात करें तो पश्चिमी भाग में जो एक वर्ग प्रकार से कौन सा वर्ग रहता था? तो यहाँ पर एक प्रकार से पुरोहित वर्ग रहता था, यानी जो आर्थिक मतलब सक्षम भी रहता है। एक प्रकार से ये भी मानते हैं कि जो पश्चिमी वर्ग है वही उस समय प्रशासन के संचालन करता रहा होगा। तो पुरोहित वर्ग की बात की गई है। और पूर्वी भाग की बात की जाए तो व्यापारिक वर्ग रहा होगा, प्रशासनिक वर्ग रहा होगा, और सामान्य जनता वो, चूंकि ये छोटा भी था आकार में ये छोटा था, लेकिन ये अगर आकार में बात की जाए तो ये आकार में बड़ा था। तो ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दुर्ग आकार में दुर्ग छोटे आकार का, जबकि नगर अपेक्षाकृत बड़े आकार का होता था। तो मैंने वही बताया कि दुर्ग कैसा था? दुर्ग आपका यहाँ पर काफी सक्षम लोग रहते थे, माना जाता है कि क्योंकि उसकी स्थिति के आधार पर माना जाता है। लेकिन इसका आकार कैसा था? आकार छोटा था, और जो पूर्वी नगर था उसका आकार बड़ा था, वहां पे ज्यादातर लोग रहते थे। पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था, ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज का विशेषाधिकार प्राप्त यह वर्ग सुरक्षित रह सके। तो पश्चिमी भाग दुर्ग या ऊंचाई पर किले पर बना हुआ, एक तरीके से ऊंचे पर चबूतरे तरीके से बना हुआ था। अब इससे फायदा ये होता है कि बाढ़ की स्थिति अगर हो जाती है तो ये लोग सुरक्षित ज्यादा रह सकते हैं। एक प्रकार से विशेष अधिकार यहाँ पर इन लोगों को देखने को मिलता है। दुर्ग की 4 दीवारी होती थी, जो ये हाँ कल ही मैंने बताया था कि दुर्ग के बारे में जो डिवीजन देखने को मिलता है। तो दुर्ग की बात करें तो दुर्ग की 4 दीवारी होती थी। इसके चारों तरफ एक पक्की दीवार बना दी जाती थी। नगर की सुरक्षा दीवार नहीं होती थी। इधर की बात करते हैं। 4 दीवारी की बाहरी भाग पक्की ईंटों से, जबकि आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से निर्मित था। अगर बात करें तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण था कि जो दीवार बनाई गई है तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखने को मिल सकती है। हम बता सकते हैं कि ताकि कोई अ, व्यक्ति अंदर ना आ सके, कुछ अनावश्यक कार्य ना कर सके यहाँ पर उसको, या लूट-पाट, चोरी, डकैती ऐसी चीजें नजर ना आए। तो वो चीज हमको वहां पर देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी क्लासेस को मैं पूरा करूंगा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। आज लगभग थोड़ा-सा टाइम का इश्यू होने के कारण क्लास हमारी आज आपके लिए इतनी ही रहेगी, और कल हम यहाँ के जो भारत के जो स्थल हैं, जैसे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो, और भी अगर स्थल की बात करें, सिर्फ भारत की बात नहीं करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रमुख स्थल हैं उनकी बात करेंगे। चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, बनावली हो, कालीबंगा हो, इन सभी चीजों के बारे में हम कल से क्लास को कंटिन्यू आगे करेंगे। क्योंकि आज थोड़ा-सा कुछ टाइम को इश्यू को लेकर के आज आपकी क्लास इतनी हो पाएगी, लेकिन कल जितना अगर इधर का टाइम आपका कम हो भी होगा, वो मैं टाइम को कोशिश करूँगी कि अगली क्लासेस में मर्ज कर दूँ। अगर आपकी क्लास आज मान लेते हैं 30 मिनट ही हो पा रही है, तो अगली जो क्लास होगी, जैसे कि कल की क्लास तो आपकी लगभग 1 घंटे के अप्रॉक्स हो पाई। जितना भी हम आगे दिन ब दिन बढ़ते जाएँगे, कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपकी क्लास का जो टाइम है, तो वो लगभग अप्रॉक्सिमेटली 45 से 50 मिनट से लगभग 1 घंटे के आसपास का समय रखूँगा, ताकि आपको वो भी ना लगे और आपका सिलेबस भी टाइमली कवर हो पाए। चूँकि
आपका जो एग्जाम होने वाला होगा वो उससे पहले पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपका सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। और अगर आप इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो इसके अलावा अगर आपने राजनीति विज्ञान लिया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, या आपने हिंदी लिया हुआ है, या सोशियोलॉजी लिया हुआ है, या आपके जो मित्र हैं उन्होंने इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, ज्योग्राफी वगैरह की बात करें, तो इन सभी सब्जेक्ट्स की क्लास भी आपको कुछ ही दिनों में मिलने लगेंगी। जिसमें आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह होगा, और साथ ही साथ बीए थर्ड सेमेस्टर जो इस समय करंट टाइम पे चल रहा है, मतलब यानी कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जैसा चलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस में डेली वाइज मिलती रहेंगी। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने फ्रेंड्स को जो अदर सब्जेक्ट्स के भी हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, हिंदी हो, इस प्रकार के जो अन्य सब्जेक्ट्स हैं उन लोगों को भी बताइए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, ताकि अन्य जो क्लासेस आपकी अपलोड की जाएंगी उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल सके और आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।